बीए प्रथम वर्ष के पेपर सेकंड के अंतर्गत आज हम नगर रसायन कहानी के कथानक पर चर्चा करेंगे। नगर रसायन कहानी राजेश सेठ के द्वारा लिखी गई है। राजेश सेठ हिंदी की नई महिला कथाकारों में जिस तरह कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, उषा प्रियवंदा, मुर्दुला गर्ग आदि का जो नाम सम्मान से लिया जाता है, वैसा ही सम्मान से नाम राजेश सेठ का भी लिया जाता है। राजेश सेठ ने अपने जीवन में कथा को ही अधिक चुना है और आधुनिक नारी जीवन की जो विसंगतियां हैं उसको प्रमुख व्यक्त करने में उनकी कहानियों में सबसे ज़्यादा हमें ये चित्र दिखाई देते हैं। कहानियों में सामाजिक संवेदना है उसको अधिक उन्होंने व्यक्त किया है। सहजता इनकी कहानियों की एक सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि कथानक को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि कहीं कहीं ऐसा लगता है कथानक में उलझाव आ जाता है। कई कहानियाँ जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि कहानी में जो घटना है वह थोड़ी सी बोझिल जैसी नजर आती है, किंतु धीरे धीरे वह अपने मर्म या उसको मार्मिक बनाने का प्रयास राजेश सेठ के द्वारा किया जाता है। किंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि उनकी जितनी भी कहानियाँ उसमें उन्होंने जो वर्तमान नारी है, जो समकालीन स्त्री है, उसकी जो नियति है उसका उन्होंने बड़े मार्मिक ढंग से चित्रण किया है। यह जो कहानी है नगर रसायन कहानी, इस कहानी में अन्य कहानियों की तरह इसमें भी अपंग या जो विकलांग जो व्यक्ति हैं उसका चित्रण किया गया है। सामान्यतः राजेश सेठ की जो कहानियाँ हैं उसमें जो विकलांग और अपंग व्यक्ति है उस तरह का चित्रण काफ़ी कहानियों में मिल जाता है और यह कहानी भी उससे अछूती नहीं है। कहानी की जो प्रमुख पात्र है वह दिल्ली में रहती है और उसके आसपास के परिवेश के कारण वह हमेशा तनावग्रस्त रहती है और घर के कामों से वह पूरी तरीके से प्राय थक जाया करती है। और एक दिन जब वो उसके घर पर एक अति परिचित केशव उतर कर आता है, जो रिश्ते में उसका देवर है, या एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वह केशव की सगी भाभी नहीं है, किंतु उसके साथ घनिष्ठता के जो संबंध हैं उस कारण से देवर भाभी के जो संबंध हैं उसको पूरी औपचारिकता के साथ इस कहानी में रखा गया है। बिना किसी अनौपचारिकता के उसको बिठाया जाता है और उसे दिल्ली आने का जो कारण पूछा जाता है। तत्पश्चात केशव जो इस कहानी में किराएदार बनकर उसी मकान में जब रहने लगता है तो उस दौरान केशव से उसकी जान पहचान पूरी तरीके से जो हुई है। केशव किसी सत्या नाम की जो लड़की है उसके साथ उसके जो संबंध रहे हैं, उसके बाद में उसके साथ उसका विवाह भी हो जाता है। केशव का जो व्यवहार है वह तो इस कहानी में एकदम हमें सहज, सामान्य, आत्मीय और बिल्कुल बिना किसी लोभ लालच के लगता है। और दिल्ली आगमन का जो उसका प्रयोजन है उसको पूछे जाने पर भी वह स्पष्ट रूप से बता देता है। अब कहानी में जो आगे का घटनाक्रम है उसके अंतर्गत केशव जब कथानायिका भाभी के घर पे रहता है और जब वहाँ से सत्या के आने की जब सूचना उससे मिलती है तो मिलकर के प्रसन्नता होती है और सत्या को स्टेशन तक लेने के लिए हो जाता है। ताज एक्सप्रेस से जब सत्या का यहाँ कहानी में प्रवेश होता है तो इस कहानी की रोचकता हमारे सामने अधिक बढ़ जाती है। कहानी में मूल रूप से जो महानगर हैं उस महानगर के जीवन की जो एक व्यस्तता, तनाव और कह सकते हैं वो इस कहानी को चित्रण करने का एक उद्देश्य भी रहा है कहानीकार के द्वारा। कथानक में जो इस कारण से रोचकता आई है कि जो पुराना परिचित केशव कथानायिका के घर पर आएगा तो वह कब तक ठहरेगा, क्यों आया है, उसका उद्देश्य, ये सामान्यतः सारी जो चीज़ें रोचकता, और उससे ज़्यादा रोचकता है कि उसके आने के पश्चात जो कथानायिका है उसको कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती है, यह बताने का प्रयास भी लेखिका के द्वारा रखा गया है। तो इस कहानी में कथानक के माध्यम से इस दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं कि जो एक आत्मीयता रखने वाला जो व्यक्ति है, जो केशव कथानायिका का सगा देवर न होते हुए भी उससे अत्यधिक स्नेह रखता है और अपनी पूज्य भाभी जो कथानायिका है ना, उसके प्रति वह पूरी तरीके से संवेदना भी रखता है। कहानी में मैंने पहले भी स्पष्ट किया
कि इस कहानी की जो रोचकता और जिज्ञासा है वह महानगरीय जीवन की व्यवस्था को व्यक्त करने में हमें दिखाई देती है। जो कथानायिका है वह अपने आसपास के जो परिवेश होता है उससे वो बहुत परेशान रहती है, और सामान्यतः हम इस बात को जानते भी हैं कि महानगरों में जो शोरगुल, तनाव, स्वार्थ, हिंसा, आपाधापी, अचानक घर में मेहमानों का प्रवेश होना और उसके बाद परेशानियां झेलनी पड़ती है जो महानगर में रहने वाले व्यक्ति को, उस कारण से यह कहानी अत्यंत रोचक और जिज्ञासापूर्ण हमारे सामने बन गई। क्योंकि महानगर में रहने वाले व्यक्ति की व्यवस्था वही समझ सकता है जो महानगर में रहता है। क्योंकि मेज़बान की जो परेशानियां होती हैं वह बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है किसी भी मेहमान के आने से, और इस यथार्थ स्थिति का चित्रण इस कहानी के कथानक में हमारे सामने किया गया है। किंतु यद्यपि यह जरूर है कि जो मेहमान बनकर के जो उसका एक सगा देवर नहीं है वह जो पूरी तरीके से आत्मीयता रखता है और वो अपने कारण से किसी तरह की कोई परेशानी भी नहीं देना चाहता, फिर भी महानगर का जीवन ही ऐसा है कि जिसके कारण से जो मनुष्य है वह सदैव त्रस्त रहता है, उसे अनेक परेशानी झेलनी पड़ती है। कहानी का कथानक पूरी तरीके से सुगठित है। कहानी का कथानक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता वह जो होती है कि उसका क्रमबद्ध होना अनिवार्य है। देखिए, सामान्यतः हम सभी कहानीकारों की जो कहानियाँ होती है उसमें कथानक में क्रमबद्धता हमें नज़र आती है, उसमें कहीं भी बोझिलता नज़र नहीं आती है। लेकिन राजेश सेठ की जो कहानियाँ उसके कथानक को जब हम पढ़ते हैं तो बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि उसमें कई बार कथानक थोड़ा सा भटक भी जाता है और उसकी क्रमबद्धता पर कई बार प्रश्न चिन्ह भी लग जाता है। किंतु यह जरूर है कि कहानी का कथानक में थोड़ा भटकाव आने के पश्चात भी अंत में उसका पूरी तरीके से कसावट और तारतम्यता से वह बांध देती है, और इस कहानी में भी हमारे सामने ऐसा ही जो चित्रण है वह नज़र आता है। क्योंकि इस कहानी में जो अनौपचारिक देवर भाभी के पास आता है पर उसकी वेदना तो भाभी से भी अधिक बड़ी जब लगती है, तो यह कहानी उस दौरान भी बीच में हमें बड़ी रहस्यमय जैसी लगने लग जाती है। किंतु कहानी में एक देवर जब अपनी पत्नी और पुत्र की स्थिति का वर्णन करता है तब यह कहानी पूरी तरीके से हमारे सामने कसावट और सुगठित और तारतम्यता से बनी हुई और पूरी तरीके से संवेदना युक्त दिखाई देती है। तो कहानी के कथानक में जो क्रमबद्धता है वह चाहे बीच में हमें भटकाव में मिलती है, किंतु अंत में वह पूरी तरीके से कथानक सफल माना जा सकता है। कहानी में कथानक में रोचकता और जिज्ञासा पूरी तरीके से हमारे सामने व्यक्त की गई है, और कहानी के कथानक का जो मूल उद्देश्य है कि पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालना, वह पूरी तरीके से कथानायिका और इस कहानी में जो एक देवर के रूप में जो एक स्त्री पात्र के साथ पुरुष पात्र का जो एक परिचय रखा गया है उसका चरित्र हमारे सामने पूरी तरीके से उभर कर भी सामने आ जाता है। किंतु कहानी में मूल समस्या जो हमारे सामने देखी जा सकती है कथानक के रूप में वह यह है कि इस कहानी में लेखिका राजी सेठ ने महानगरीय जीवन की समस्या को हमारे सामने बहुत ही खूबसूरती के साथ व्यक्त किया है कि उसकी जो भी विसंगतियाँ, समस्याएं, उलझाव, जो त्रस्तता, तनाव, व्यस्तता, वो सब पूरा का पूरा चित्रण इस कहानी में हमारे सामने देखने को मिल जाता है। जहाँ तक इस कहानी के पात्र या चरित्र चित्रण की बात है तो इस कहानी की जो मूल जो पात्र हमारे सामने दिखाई गई है, स्त्री पात्र जो दिल्ली में रहती है, उसके चरित्र की बजाय इस कहानी में केशव का जो चरित्र है वह हमारे सामने ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रकट होकर आया है। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से मेरे नज़र में इस कहानी में यदि चरित्र पर प्रश्न आएगा तो इस कहानी की जो कथानायिका उस पर ना आकर के केशव की जो चारित्रिक विशेषताएं उस पर संभावनाएं अधिक लग सकती है। कथानायिका को आगरा प्रवास का जो स्मरण होता है, वहाँ केशव किराएदार बनकर उसी मकान में रहने लगा था जिसमें कथानायिका का परिवार भी रहता था, और उसी दौरान केशव से वहाँ जान पहचान हुई थी और अचानक दिल्ली उसके घर आता है तो उनके बीच में जो एक संबंध है वह अनौपचारिक जैसे संबंधी माने जा सकते हैं, और केशव का जो व्यवहार है वह एकदम निष्कपट, आत्मीय, सम्माननीय हम कह सकते हैं, बहुत ही उदार और सच्चरित्र व्यक्ति है। इस कारण से
उसका चरित्र ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस कहानी में हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से। कहानी के एक अलग प्रश्न के रूप में हम केशव के चरित्र की विशेषताओं को करेंगे। यहाँ कहानी के जो कथानक की जो विशेषता है उसका मैंने वर्णन पूरी तरीके से किया। उसका संक्षेप में आप ध्यान रखें कि पहले पूरे कथानक को एक संक्षेप में प्रस्तुत करके फिर इस कहानी के कथानक की समीक्षा में उसकी क्रमबद्धता, उसके पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालने वाला कथानक, कहानी के कथानक में रोचकता, जिज्ञासा पूरी तरीके से उभर कर आती है और कहानी का जो कथानक है वह पूरी तरीके से मौलिक और तारतम्यता से युक्त, उसका जो आरंभ, विकास और उसकी चरम सीमा है वह पूरी तरीके से सशक्त रूप में अभिव्यक्त हुई है। कहानी का कथानक के तत्वों के हिसाब से पूरी तरीके से सफल कहानी के रूप में माना जा सकता है।